हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जिनिशा है और आप देख रहे हैं जिनिशा क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन के वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और आज के सेशन में हम लोग को सोशल ऑर्गेनाइजेशन से कंटिन्यू करना था। फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तक कवर कर लिया था। इसमें हमने सभा समिति एंड जो लोग जो नोबल्स होते थे, किंग होते थे, उन सब की पोजीशन और उन सब के राइट्स देखे थे। आज हम लोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। So friends, let's get started. Society. In Rigvedic time, Varna or color of an individual played an important part in determining his social status. तो ऋग्वेदिक टाइम यानी जब अर्ली वैदिक पीरियड चल रहा था, तो जो स्किन कलर होता था या जिसे हम संस्कृत या हिंदी में वर्ण कहते हैं, तो वर्ण को देख के किसी का सोशल स्टेटस आंका जाता था कि जो काला है उसे दास या दस्यु माना जाता था। यानी जो उनके घर पे दास, या दास का मतलब होता है जो किसी के घर पे नौकर चाकर का काम करते हो और उनके सोशल स्टेटस अच्छा ना हो। तो जो डार्क स्किन के होते थे तो वो उन्हें नॉन आर्यंस मानते थे, यानी वो ये मानते थे कि हमारी कम्युनिटी के नहीं है और ये दास है, और इन्हें ये कभी कभी असुर भी बुलाया करते थे, क्योंकि इनका ये मानना था कि जो डार्क स्किन लोग होते थे ये असुर का रूप होते हैं। तो सोसाइटी को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट पे जो सोशल स्टेटस रखा जाता था वो था ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीस्ट। फिर ब्राह्मण के बाद आता था क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जो राजा और जो सेना के जो लोग होते हैं, जो लड़ाइयां लड़ते हैं, तो जो वीर लोग होते हैं वो क्षत्रिय में आते हैं। और जो जैसे ट्रेडर्स हैं, आर्टिसन हैं, किसान है, तो ये सारे इन्हें कहते थे वैश्य, जिन्हें हम विश्व भी कहते हैं। और जो नौकर चाकर का काम करते थे या जिनका सोशल स्टेटस अच्छा नहीं था, तो हम उन्हें दास या शूद्र कहते थे। तो इनकी कंडीशन बहुत ही मिजरेबल होती थी, इन्हें सोसाइटी में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी और सब इनकी डिसरिस्पेक्ट किया करते थे, इनकी डिग्निटी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। तो चलिए एक एक करके इन सभी का जो फंक्शन है वो देखते हैं। तो ब्राह्मण वो होता है जो रिलीजियस सेरेमनी जो होती है, तो उनमें वो जो रिलीजियस सेरेमनी होती है, तो उनमें जो पूजा पाठ का जो काम होता है ये ब्राह्मण ही करवाते हैं। जैसे कि कोई सैक्रिफाइस है, तो सैक्रिफाइस में जो रिचुअल चल रहे हैं, जो कर्म कांड चल रहे हैं, जो मंत्र चल रहे हैं, वो सारे ब्राह्मण ही करवाते थे। और इन्हें लर्नड क्लास माना जाता था, क्योंकि मंत्रों को याद करना, मंत्रों का अर्थ समझना और ये सारे रिचुअल को जानना, तो ये भी एक तरह की लर्निंग है। तो इसी वजह से हम इन्हें लर्न क्लास मानते थे और ये सबसे टॉप मोस्ट क्लास होती थी। सेकेंड पे है क्षत्रिय, जिन्हें राजा भी कहते हैं। तो ये ब्रेव होते थे और इन्हें कहते थे स्किलफुल वॉरियर, यानी ये बहुत ही स्किलफुल हुआ करते थे। ये जो क्षत्रिय होते थे इसमें ज्यादातर जो वॉरियर क्लास होती थी वो आती थी, जो कि कई सारी लड़ाइयां लड़ा करते थे। आप इसमें देख सकते हैं कि एक आदमी लड़ाई लड़ रहा है, तो वो कौन सी कास्ट में आएगा? वो क्षत्रिय कास्ट में आएगा। वैश्य, तो वैश्य वो होते हैं जो खेती किसानी करते हैं, जो ज्वेलरी बनाते हैं, और जो ट्रेड और ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स थे, तो हम उनको वैश्य कहते थे। और इनका जो सोशल स्टेटस था तो ठीक ठाक होता था। हम इन्हें ज्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते थे और ज्यादा बुरा भी नहीं था, क्योंकि इनसे भी मिजरेबल हालत थी शूद्र की। तो शूद्र को हम स्लेव भी कहते हैं। तो ये एज नौकर चाकर किसी के घर पे काम करते थे, गलियों की साफ सफाई, घर की साफ सफाई, इस टाइप के काम ये दास किया करते थे। तो इनका जो कास्ट सिस्टम था इतना रिजिड नहीं था, क्योंकि अगर इन्होंने, मान लीजिए एक शूद्र है, तो उसने अगर सारे कर्म कांड सीख लिए हैं, सारे मंत्र सीख लिए हैं, तो वो ब्राह्मण भी बन सकता है। तो इनका कास्ट सिस्टम इतना रिजिड नहीं था। पर अगर वही आर्यवर्त या लेटर वैदिक पीरियड में जाएं, तो ये बहुत ही रिजिड होता था। जो कास्ट होती थी वो हेरिडेटरी बेसिस पे चलती थी, यानी जो कास्ट है, जैसे किसी की फैमिली शूद्र का काम कर रही है, तो उनके जो आगे आने वाली जनरेशन है वो शूद्र का ही काम करेगी, चाहे उसे कितना कुछ ही आता हो उस समय। फिर आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, तो लेटर वैदिक पीरियड में जो कास्ट सिस्टम है काफी रिजिड हो गया।
फ्रेंड्स, हमें ये जो कास्ट हमें हायरार्की मिले तो इससे रिलेटेड हमें ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्ता मिला है जिसमें लिखा है जो हमारे वर्ल्ड के क्रिएटर है जिन्हें हम ब्रह्मा भी बोलते हैं, तो इनके अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग कैटेगरीज का जन्म हुआ है। जैसे ब्रह्मा जी का जो मुख है उनसे किसका जन्म हुआ? ब्राह्मण का। अब ब्रह्मा जी के जो हाथ हैं उनसे किनका जन्म हुआ? क्षत्रिय का। ब्रह्मा जी के जो थाई हैं उनसे किनका जन्म हुआ? वैश्य का। और उनके फीट से किसका जन्म हुआ? शूद्र का। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, फैमिली। तो जो फैमिली होती थी हम उसे कुल बोलते थे। तो जो कुल होता था तो उसके हेड होते थे जनरली फादर, और जो हेड होते थे फैमिली के तो हम उन्हें कहते थे कुलापा या गृहपति। तो ये दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। पीपल ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे उस समय, अभी जैसे न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे, सारे मेंबर्स एक साथ रहते थे। जो हाउस का हेड होता था यानी जो गृहपति होते थे वो सारे जो रिलीजियस सेरेमनी या रिलीजियस एक्टिविटी होते थे यही परफॉर्म किया करते थे क्योंकि इनको फैमिली का हेड माना जाता था। जो कुलापा या गृहपति होते थे तो ये अपनी वाइफ के साथ ये सारी सेरेमनी अटेंड किया करते थे, सारी सेरेमनी परफॉर्म करवाया करते थे क्योंकि माना जाता था कि वाइफ के बिना अगर ये करेंगे तो ये अधूरा माना जाएगा। चलिए वुमेन्स की पोजीशन देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये जो गृहपति है इनके साथ वाइफ भी सारी सेरेमनी भी परफॉर्म करवाती थी। तो इस बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि वुमेन की पोजीशन अच्छी थी, पर तब भी इन्हें सबॉर्डिनेट टू मेन माना जाता था। इन ऋग्वेदिक टाइम्स वुमेन्स वर हाईली रिस्पेक्टेड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द होम। तो ऋग्वेदिक टाइम में वुमेन्स की काफी अच्छी पोजीशन थी सोसाइटी में, उन्हें घर के अंदर भी रिस्पेक्ट मिलती थी, बाहर भी रिस्पेक्ट मिलती थी। अब ये जो समिति हुआ करती थी यहाँ पे ये अटेंड करने जा सकती थी, पर सभा में वुमेन्स को अलाउ नहीं किया जाता था क्योंकि उसमें ऐसा माना जाता था कि इसमें बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वही सभा में जा सकते, क्योंकि सभा में काफी सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये ये समिति में भी जा सकती थी अपनी बात रखने, और ये रिलीजियस सेरेमनी भी परफॉर्म किया करती थी। तो गर्ल्स को एजुकेट किया जाता था। उस समय कोई ऐसी प्रथा नहीं थी कि गर्ल्स को टेंडर एज में उनकी शादी करवा दी जाए। उस समय गर्ल्स को एजुकेट किया जाता था, पढ़ाया लिखाया जाता था, और उनकी शादी छोटी उम्र में ही नहीं कराई जाती थी। तो ऋग्वेद में कुछ विद्वान महिलाओं का नाम लिखा है जैसे घोष, अपाला, विश्वरा, तो ये और गार्गी भी हैं। तो ऐसे कुछ विद्वान महिलाएं हैं जिन्होंने ऋषि तक का दर्जा पाया है, और वो ऋग्वेद में कई सारी उन्होंने हाइम्स भी कंपोज की हैं। तो इनकी छोटी उम्र में शादी नहीं होती थी, और ये जो गर्ल्स होती थी इनके पास फ्रीडम होती थी कि ये अपना पार्टनर चुन सके। तो एक सेरेमनी करवाई जाती थी जिसका नाम था स्वयंवर। तो स्वयंवर में लड़के आते थे और फिर उसमें से गर्ल्स चूज कर सकती हैं कि उन्हें कौन से लड़के से शादी करनी है। तो ये सारा इनके पास चॉइस हुआ करती थी। जनरली लोगों की एक ही वाइफ हुआ करती थी। उस समय पॉलीएंड्री या पॉलीगैमी जैसा ज्यादा ये जो सिस्टम था ये प्रचलन में नहीं था। जैसे जो किंग होते थे या नोबल्स होते थे तो उनकी कभी कभी हो जाता था कि उनकी 2 वाइफ्स हो जाती थी, पर जनरली ये पॉपुलर नहीं था कि पॉलीएंड्री या पॉलीगेमी चल रही है। तो इसमें हमने अभी देखा कि मोनोगैमी इस समय प्रेवलेंट थी। मोनो मतलब सिंगल और गैमी मतलब वाइफ। तो मोनोगैमी मतलब कि जिनकी सिंगल वाइफ होती है। तो पॉलीगैमी ज्यादातर किंग्स या जो नोबल या अमीर लोग होते थे उनकी हुआ करती थी। अब जैसे पॉलीएंड्री है, सती, पर्दा, तो ये सारे सिस्टम प्रेवलेंट नहीं थे। ये लोग जानते नहीं थे कि ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो पॉलीएंड्री यानी एक ऐसी वुमेन जिनके 2 या 2 से ज्यादा हस्बैंड हो। सती यानी जब कोई आदमी है तो अगर वो मर जाता है तो उसकी वाइफ को उसके साथ जला दिया जाता है जिंदा। तो ये सती प्रथा होगी, काफी बुरी प्रथा थी, और ये जाके जब भी हमारा फ्रीडम मूवमेंट चला तो तब जाके सती प्रथा बैन की गई। तो पर्दा सिस्टम भी नहीं था जिसे हम घूंघट भी कहते, तो उस समय इस टाइप का कोई ज्यादा सिस्टम चला नहीं करता था। फूड, तो फूड ये ज्यादातर एग्रीकल्चर से जो इन्हें ऑब्टेन होता था या डेयरी प्रोडक्ट जो मिलते थे ये खाया करते थे। जैसे व्हीट है, बार्ले है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट
एंड मीट भी खाया करते थे। ऐसी बात नहीं है कि ये रिलीजन को फॉलो कर रहे तो मीट नहीं खाते थे, क्योंकि उस समय मीट इजीली अवेलेबल हो जाता था डोमेस्टिकेशन से। जो एनिमल जो कैटल है तो उन सब का ये मीट खाया करते थे। मिल्क प्रोडक्ट्स भी ये लोग कंज्यूम करते थे, जैसे कर्ड है, पनीर है, और ये सारी चीजें कंज्यूम करते थे। और इनके पास ड्रिंकिंग वाटर भी होता था, जैसे वेल है तो वेल से इन्हें साफ पानी मिलता था, नदियों से भी साफ पानी मिलता था, तो इन्हें ऐसा कोई पानी की दिक्कत होती नहीं थी। तो एक ड्रिंक होती है सोम, तो ये जैसे रिलीजियस सैक्रिफाइसेस जब होती थी तो ये इस ड्रिंक को पिया करते थे। और सुर एक ड्रिंक होती थी जिसे ऑर्डिनरी एक ओकेजन्स पर पिया करते थे। तो आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने अलग अलग ड्रिंक्स भी बनाई हुई थी कि एक स्पेशल ओकेजन पे पीना है और एक नॉर्मल ओकेजन्स पर पीना है। ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स। अब जो ऋग्वेदिक लोगों के अगर हम गारमेंट्स देखें तो ये इसमें सबसे पहले अंडर गारमेंट्स होता था जिसे नीवी कहते थे, और जो आउटर गारमेंट होता था उसे हम परिधान कहते थे, और एक ओवर गारमेंट होता था, जैसे कि एक अंडर गारमेंट हो गया, एक नॉर्मल गारमेंट हो गया, और एक उसके ऊपर भी एक ओवर गारमेंट पहनते थे जिसे अधिवस्त्र कहते थे। तो कॉटन, वुल्स और स्किन ऑफ जो डियर होती थी, यानी डियर का जो फ्लैश है या डियर के फ्लैश से जो फर निकल रहा है, तो ये उससे कपड़े बनाया करते थे। और उसके ऊपर गोल्ड एम्ब्रॉयडरी भी होती थी, क्योंकि ये गोल्ड ऐसे इनके पास गोल्ड था, ये एसेस कर पाते थे। जैसे जो कर्नाटका है तो इनका वहां से भी ट्रेड चलता था, आप जानते होंगे वहां पे कोलार गोल्ड माइंस है, तो वहां पे बहुत पहले से गोल्ड मिल रहा है, तो ये वहां से इंपोर्ट किया करते थे। और इनके पतले पतले तार बना के कपड़ों में एम्ब्रॉयडरी करते थे। जो मेन होते थे सर पे टर्बन भी बांधा करते थे, टर्बन यानी पगड़ी, ये बांधते थे सर पे, और एक स्मॉल क्लॉथ भी अपने साथ रखते थे शोल्डर पे। तो आपने देखा होगा जो किसान लोग होते हैं अपने साथ एक छोटा कपड़ा भी रखते हैं, तो बेसिकली किस लिए होता है कि जो स्वेट होता है वो पोंछने के लिए, यानी कि वो हैंकी का काम करता है, तो एक स्मॉल क्लॉथ अपने शोल्डर पे रखा करते थे। तो इनके पास कोम्स भी थे, हमें कोम्स भी मिले, कुछ आइवरी के मिले, कुछ लोहे के मिले, कुछ ब्रॉन्ज के मिले, और कुछ आयरन के भी मिले। तो हम इसे आयरन एज कहते हैं क्योंकि इस समय हमें आयरन का यूज काफी प्रेवलेंट मिला है। तो ये इससे अपने हेयर सेट करते थे। वुमेन्स अपने जो बाल हैं इसे प्लेट्स इसके बनाया करते थे, प्लेट्स बनाते थे। प्लेट्स यानी जो चोटी होती है वो इसके बनाया करती थी। और मेन जो होते थे वो अपने हेयर कॉइल किया करते थे, मतलब जो जटा टाइप होता था वो ऋषि किया करते थे, और वैसे ही थोड़ा सिमिलर टाइप का मेन भी अपने हेयर को कॉइल किया करते थे। मेन एंड वुमेन दोनों ज्वेलरी पहना करते थे, और वो गोल्ड एंड सिल्वर के होते थे। ये बात हो गई रिच क्लास की। अब जो पुअर क्लास होती थी वो भी ज्वेलरी पहनते थे, तो वो ज्वेलरी ज्यादातर जो चीफ मेटल होते उनके पहनते थे, जैसे कॉपर है, ब्रॉन्ज है, आयरन है, इन सब के चीप मेटल के या ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। और उसके ऊपर क्ले के कलर्ड पीसेस लगाते थे जिससे कि उनके ऑर्नामेंट्स में थोड़ी शाइन आए, थोड़ा लस्टर आए, और थोड़ा सा ये और ब्यूटीफाई हो जाए। तो ये फ्लोरल ऑर्नामेंट्स भी पहना करते थे, यानी जो फूल की माला होती है ये वो भी पहना करते थे, जैसे नेकलेस, ब्रेसलेट्स, इयररिंग, एंकलेट्स। तो नेकलेस का मतलब आप जानते हैं गले का हार, ब्रेसलेट यानी जो हाथ में हम लोग पहनते हैं, इयररिंग कान का झुमका, और एंकलेट मतलब होता है पायल, तो ये पायल भी पहनती थे। और ये फ्लोरल और ऑर्नामेंट्स भी पहना करते थे, यानी जो फूल की माला है या फूल की इयररिंग्स है, इस टाइप के फ्लोरल ऑर्नामेंट्स भी पहना करते थे। इंटरटेनमेंट। अब ये अपनी सोसाइटी में इतना कुछ डेवलप कर रहे हैं तो इन्हें अपने माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए इंटरटेनमेंट जरूरी है। तो आयरन गैम्बलिंग किया करते थे, डांसिंग किया करते थे। डांसिंग जैसे कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इनके पास फ्लूट है एंड ड्रम है, तो ड्रम की बीट पे डांस करते थे। और हंटिंग सीन्स भी हमें कई सारी ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है इनसे मिली हैं। और चैरियट रेसिंग के भी हमें कुछ एविडेंसेस मिले हैं। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में देखे तो ये लूट बजाते थे, तो ये एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि थोड़ा गिटार जैसा देखने में लगता है। फ्लूट आप जानते हैं, ये बांसुरी। ड्रम जो हम बजाते हैं, अगर आपने कभी परेड देखी होगी तो उसमें ड्रम बजाते हैं, तो वही होता है ड्रम। तो ये इन्हें म्यूजिक का बहुत फॉन्ट था, यानी इन्हें म्यूजिक बहुत पसंद था, म्यूजिक के बीट पर डांस किया करते थे और म्यूजिक से रिलैक्स भी हुआ करते थे। रिलीजियस लाइफ।
तो रिलीजियस लाइफ में वैदिक ये जो सिविलाइजेशन है इसका काफी मेजर पार्ट आ जाता है। तो आर्यन जो थे ये एनिमिज्म फॉलो किया करते थे। एनिमिज्म मतलब ऐसा रिलीजन जिसमें हम नेचुरल फैक्टर्स की वर्शिप कर रहे हैं, जैसे रेन को वर्शिप कर रहे हैं, स्टॉर्म को वर्शिप कर रहे हैं, डेथ को वर्शिप कर रहे हैं, यानी जो नेचुरल फैक्टर्स होते हैं उन सबको वर्शिप करते थे। तो चलिए इन गॉड्स को एक एक करके समझते हैं। तो इंद्र को हम मानते थे द गॉड ऑफ थंडर एंड रेन, इनको रेन का गॉड माना जाता था। तो ये इनके लिए कई सारे लोग सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म करवाया करते थे कि अगर किसी के एरिया में बहुत सारे सालों से बारिश नहीं हो रही तो गॉड इंद्र के लिए ये कुछ सेक्रीफाइसेस करवाएंगे, जिससे कि इन्हें ये लगता था कि गॉड इंद्र हमसे खुश हो जाएंगे। तो ये आपने सुना होगा इनके हाथी के बारे में, ऐरावत व्हाइट कलर का हाथी होता है, तो ये अपने हाथी के ऊपर विराजमान है। अग्नि, गॉड ऑफ फायर, तो अग्नि को हम गॉड ऑफ फायर मानते हैं। तो आप इनकी यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, हमें वेदों से जैसा वर्णन मिला है तो उसी को रिक्रिएट करके इमेज बनाई गई है। सूर्य, तो सूर्य को हम सन गॉड मानते हैं। ये अपने मल्टीपल घोड़ों के साथ ही अपने चैरियट पर बैठे होते हैं, तो ये हमें जनरली इसी टाइप की इमेजेस मिलती हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये गॉड ऑफ सन की फोटो है। वरुण, तो वरुण को हम मानते हैं गॉड ऑफ वाटर। तो आप ये देख सकते हैं इनके यहाँ पे इमेज बनी हुई है। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट गॉड पर चलते हैं, मारुत। तो मारुत को हम मानते हैं गॉड ऑफ स्टॉर्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके रथ में कई सारे घोड़े हैं और इनकी पूरी फौज है। तो ये आप देख सकते हैं गॉड मारुत को इस इमेज में डिपिक्ट किया गया है। अब गॉड पर्जन्य, तो इनको रेन का माना जाता है, इंद्र एंड पर्जन्य दोनों है। तो इनकी आपको ये इमेज नीचे मिल रही है। तो श्रद्धा को हम फेथ बोलते हैं, हमारी भगवान के ऊपर आस्था जो होती है हम उसी को श्रद्धा कहते हैं। तो उस समय श्रद्धा को माना जाता था, मतलब सेक्रीफाइसेस भी होते थे और लोग श्रद्धा के ऊपर भी विश्वास रखते थे। श्रद्धा यानी कि हम भगवान से बिना किसी सेक्रीफाइस या बिना किसी रिचुअल, बिना किसी कर्म कांड के हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और हम ऐसा मान रहे हैं कि ऊपर वाला हमारी सब सुन रहा है। अब जैसे जो छोटे मोटे डीटी हैं, जैसे गंधर्व है और अप्सरा है, तो इन सब की भी पूजा की जाती थी। तो इसको क्या कहते थे, वो लोग श्रद्धा कहते थे। तो लोग कई सारे सेक्रीफाइसेस करवाते थे, वो दूध, ग्रेन्स, घी और कुछ फ्लैश गॉड को चढ़ावे में चढ़ाया करते थे। तो ये कई सारे रीजन से सेक्रीफाइसेस करवाते थे, जैसे क्रॉप है तो इस बार हमारी फसल अच्छी हो जाए, केटल, तो केटल इस बार हमारे पास कई सारे केटल आ जाए, या केटल के लिए कि ये इस बार हमारे केटल्स खत्म ना हो जाए, और इनकी हेल्थ अच्छी रहे, प्रोजनी यानी हमारी नेक्स्ट जनरेशन अच्छी हो, और इन सारी चीजों के लिए ये सैक्रिफाइसेस करवाया करते थे। एंड प्रॉस्पेरिटी इज द वन ऑफ द मोस्ट रीजन ऑफ सैक्रिफाइस। ये बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ में भी ये विश्वास किया करते थे। और इन्होंने डेथ का भी एक गॉड बनाया था जिनका नाम है गॉड यम। तो ये अपने ब्लैक बुल पर आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि गॉड यम को हम मानते थे गॉड ऑफ डेथ। इकोनॉमिक लाइफ, तो आर्यन जो थे वो एक पेस्टोरल इकोनॉमी थी। वहां पे ज्यादातर जो लोग थे वो एग्रीकल्चर करते थे और डोमेस्टिकेशन करते थे। तो एग्रीकल्चर जो लोग करते थे, जो वैश्य कम्युनिटी में आते थे, यानी जो किसान है, तो वो छोटे छोटे गाँव में रहा करते थे। और ये एग्रीकल्चर जो था इनका मेन ऑक्यूपेशन था। ये अपनी फील्ड को प्लग किया करते थे, यानी खेत जोतते थे कि हम खेत जोतते हैं कि जिससे बीज उसमें अच्छे से उग पाए, बीज थोड़ी एरेबल भी हो, सॉइल एरेबल हो। तो हम वो प्लगिंग भी जानते थे और हमें वहां से कुछ प्लग्स भी मिले हैं, जिनके बिहाव पर हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सन बुल्स का यूज करके ये प्लग किया करते थे। जो इनका जुता हुआ खेत होता था तो उसे कहते थे उर्वर या क्षेत्र। तो फील्ड में जो ये वाटरिंग किया करते थे, जो सिंचाई होती थी, ये इरिगेशन कैनाल से होती थी, यानी ये नदी के किनारे से एक रास्ता निकाल लेते थे जहां से वाटर वहां से ड्रिप होकर आता था और सीधे खेत में वो कैनाल कनेक्ट होती थी और वहां पे इनडायरेक्टली नदी का पानी आता था। तो आर्यंस कई सारे मैन्योर के भी बारे में जानते थे, जिससे कि वो अपने क्रॉप की फर्टिलिटी बढ़ा सकते थे। तो मैन्योर जैसे कि हम एनिमल वेस्ट से बना सकते हैं और प्लांट के जो
रिमेन्स होते हैं उनसे भी हम मैन्योर बना सकते हैं। तो ये प्लगिंग करने से पहले कुछ रिचुअल भी परफॉर्म करते थे, कुछ हाइम्स को चैंट किया करते थे कि जिससे ये प्रार्थना करते थे कि इस बार बारिश अच्छे से हो, हमारी क्रॉप, हमारी फसल, ये सारी चीजें अच्छे से हो। तो भगवान को खुश करने के लिए कुछ हाइम्स, कुछ सेक्रीफाइसेस, कुछ रिचुअल्स ये करवाया करते थे। तो इनके जो इनके ज्यादातर जो खेती का सामान होता था, यानी जिससे खेती किया करते थे, प्लग वगैरह, ते वुड और कॉपर के बनते थे। बार्ले, वीट, कॉटन, ऑयल सीड, ये सारे उस समय उगाए जाते थे। प्रोमिनेंट ये इनके क्रॉप्स थे। कैटल, तो ये कैटल डोमेस्टिकेट क्या करते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर में कैटल की जरूरत होती है और आर्यंस कैटल के बारे में भली भांति जानते थे। और कैटल में सबसे ज्यादा इनके पास पॉपुलेशन काऊ की थी, तो काऊ को ये माता की तरह वर्शिप किया करते थे। तो जिनके पास काऊ होती थी तो उनको रिच पर्सन समझा जाता था, क्योंकि काऊ को उस समय प्रॉस्पेरिटी का सिंबल मानते थे। तो लोग अपने कैटल बढ़ाने के लिए सैक्रिफाइसेस करवाते थे, हाइम्स पढ़ते थे और कर्मकांड करवाते थे। तो हर्ड ऑफ कैटल, जो कैटल्स होते थे, तो उनको चराने के लिए एक कैटल। तो आर्यन सोसाइटी में कैटल के बहुत इम्पोर्टेंस था, क्योंकि ये कैटल जो थे ये एग्रीकल्चर में भी काम आते थे। अब जो खेत जोतने में जो काम आ रहे एनिमल्स, वो भी तो कैटल यानी पालतू जानवर। तो कैटल में भी सबसे ज्यादा काऊ को ये इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि काऊ को प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता था। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी उसको उतना अमीर माना जाता था। आर्यंस अपने कैटल की संख्या बढ़ाने के लिए प्रार्थना किया करते थे और हाइम्स भी चैंट किया करते थे। तो जो गाय को उनके फील्ड तक पहुंचाता था, यानी जो चारागाह तक पहुंचाता था, तो हम उन्हें कहते थे काऊ हर्ड या काऊ हर्डर। एनिमल, तो एनिमल में ज्यादातर ये हॉर्स, डॉग, गोट, एश एंड शीप, इन सारे को डोमेस्टिकेट करते थे। क्राफ्ट, तो क्राफ्ट में हमें ऋग्वेद से ऐसा मिला है, ये कॉटन एंड वुल को स्पिन करके स्पिंडल्स में डाल के ये धागे बनाया करते थे और उसको वीव करके कपड़े सिलते थे। डायर, तो यानी जो ये कपड़े बन गए तो अब उनको रंगने का भी एक काम जानते थे। मेटल वर्कर्स, यानी अब ये जो इम्प्लीमेंट्स बन रहे हैं, इतनी ढेर सारी चीजें, कॉपर है, ब्रॉन्ज है, तो इन सारे जो मेटल के साथ काम करते हैं तो उनको बोलते हैं मेटल वर्कर। फर्नीचर, तो फर्नीचर कौन बनाता है? कारपेंटर। टैनर यानी जो चमड़े का काम करते हैं तो उन्हीं को हम टैनर बोलते हैं। पॉटर्स यानी जो पॉटरी बनाते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ट्रेड भी किया करते थे, इनसाइड एंड आउटसाइड ट्रेड दोनों किया करते थे। तो इनसाइड ट्रेड में, इंटरनल ट्रेड में, ये जैसे क्रॉप्स हैं तो क्रॉप्स को ये एक दूसरे में एक्सचेंज किया करते थे, इनमें बार्टर सिस्टम प्रेवलेंट था। और ये इंटरनल ट्रेड में जो क्राफ्ट है तो वो सारी चीजें भी, क्राफ्टिंग भी, ये जो बनाते थे सेल किया करते थे इंटरनल ट्रेड में। ये जो कॉमर्स, जो लोग कॉमर्स करते थे तो उन सभी लोगों को एक कम्युनिटी हेड किया करती थी जिसका नाम था पानी। तो ये सारे एक ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करते थे जो कि इन सारी चीजों पर नजर रखती थी कि कहीं जो हिसाब है इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही। तो ट्रेड ज्यादातर बार्टर सिस्टम पे डिपेंडेंट था, कि जैसे जैसे कोई आपको क्रॉप बेच रहा है तो आप उसके बदले में उसे कपड़े बेच सकते हैं, या उसके बदले में पॉटरी या अपना कोई भी क्राफ्ट का सामान दे सकते हैं। तो इस टाइप से बार्टर सिस्टम चलता था। तो उस समय स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वैल्यू जो थी वो काऊ थी। तो हमने अभी एनिमल में देखा कि काऊ को प्रोस्पेरिटी का सिंबल माना जाता था और उसे एज मनी भी यूज किया जाता था, कि जैसे कोई बड़ी डील हो रही है तो काऊ में होती थी कि आप मुझे 10 काऊ दे दो, 20 काऊ दे दो। तो ऐसे भी इनका ट्रेड होता था। तो हमें कुछ वेदों में से मिला है कि ये निक्ष भी ये यूज किया करते थे, पर हमें निक्ष के ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिले। तो हम इस बिहाफ पर कह सकते हैं कि इस समय बार्टर सिस्टम ही प्रेवलेंट था। इंटरनल, वो ज्यादातर लैंड ट्रेड ही किया करते थे। तो लैंड ट्रेड में सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए चैरियट्स का यूज किया करते थे। चैरियट का मतलब होता है रथ, जो कि हॉर्स खींचता था, और जो रथ चलाते हैं वो उन हॉर्सेस के पीछे बैठते थे और उन्हें कंट्रोल करते थे। तो बोट्स में यूज किया करते थे, क्योंकि इंडस रिवर और उनकी इतनी ढेर सारी नदियां हैं तो वो नदियों के थ्रू भी ये ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बोट का भी यूज करते थे रिवर से ट्रेड करने के लिए।
फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा सेशन और आज के सेशन में हमने ब्रह्मवर्त को पूरा कवर कर लिया है और नेक्स्ट सेशन में हम लोग दूसरे पार्ट पर आ जाएंगे, आर्यवर्त, जिसे हम लेटर वैदिक एज भी कहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।